मैं सत्यपुरी, आप सबका स्वागत है पूरी पाठशाला में। तो यहाँ हम कवर कर रहे हैं लूसेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके सीरीज़, जिसका आज 12वां दिन है। और इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुसूची राज्यों के नामों को सूचीबद्ध करने के साथ उनके क्षेत्रों को निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहली अनुसूची में राज्यों के नाम का जिक्र है पहली अनुसूची में। वहीं दूसरी अनुसूची की बात करें तो उसमें केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दूसरी अनुसूची मिल जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का वर्णन करता है? तो पहली अनुसूची की बात करें तो उसमें है संघ एवं राज्य, भारत एक राज्यों का संघ है, इसके बारे में लिखा हुआ है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो उसमें वेतन और भत्तों के बारे में लिखा हुआ है। तीसरी अनुसूची की अगर आप बात कीजिएगा तो उसमें शपथ ग्रहण के बारे में, शपथ ग्रहण यानी कि ओथ के बारे में। और चौथी जो अनुसूची है उसमें राज्यसभा के बारे में है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है चौथी अनुसूची। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाली भाषाओं को सूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये 92वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया और कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई। तो ये आपको याद रखना। अच्छा, ये हुआ कब था 92वां संविधान संशोधन? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये 2004 में हुआ था। और इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी ये भी पूछा जाता है। तो बोडो, डोंगरी, बोडो आपका हो गया, फिर डोंगरी हो गया, फिर आपका हो गया संथाली। संथाली भी एक भाषा है झारखंड राज्य से। और बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, मैथिली बिहार की भाषा है। तो इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2004, 22 भाषाएं हो गई और इनको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 32 में ये लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है संविधान की आत्मा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार से क्या मतलब है? यानी अगर संविधान में कोई पॉइंट हमें ऐसा मिलता है जिसमें बदलाव करना जरूरी है हित के लिए, देश हित के लिए, तो उससे अमेंडमेंट किया जा सकता है और इसे ही संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहते हैं। अभी तक संविधान में 100 से ज़्यादा बार संशोधन किया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो काम का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। याद रखना है आपको कि समानता का जो अधिकार है वो आपका 14 से 18 के बीच है, यानी अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। बात करें आज़ादी यानी स्वतंत्रता का अधिकार जो है, स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 तक है, ये भी आपको याद रखना है। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आपका, वो आपका 23 और 24 में है, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ संविधान संशोधन का अधिकार मैंने अनुच्छेद 32 आपको बता ही दिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान के निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका उल्लेख नहीं है? अविश्वास प्रस्ताव का जो है उल्लेख जो है नहीं है। इसको इंग्लिश में नो कॉन्फिडेंस बिल या नो कॉन्फिडेंस मोशन भी बोला जाता है। तो इसका उल्लेख नहीं है संविधान में, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो ये 1969 में किया गया था। और कितने बैंकों का किया गया था ये भी पूछा जाता है। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों को सरकारी बना दिया गया था, जबकि अभी उल्टा हो रहा है, बैंक को प्राइवेट किया जा रहा है। देखिए, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जीवी मामलंकर थे लोकसभा के प्रथम स्पीकर। कब थे? 1952, 15 मई 1952 में बने थे। ये डेट याद रखिएगा, डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ईयर इंपॉर्टेंट है। तो 1952 में इनको लोकसभा का पहला स्पीकर चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने बिना भारत के प्रधानमंत्री बने थे? तो वो कौन से थे? वो थे HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा साउथ इंडिया से आते हैं और ये बिना कैबिनेट मंत्री बने भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को घोषित किया गया, क्या घोषित किया गया है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत जो है राज्यों का संघ है, इसके बारे में लिखा हुआ है। भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, इसके बारे में लिखा गया है अनुच्छेद 1 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देखिए क्या पूछ रहा है, एक या एक से अधिक नदियों को इसमें प्रभावित होने वाली धारा के साथ एक अंशतः घिरा हुआ पानी से बना तटीय निकाय जो खुले समुद्र में स्वतंत्र रूप से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है? तो इसे एस्चुरी कहते हैं, एस्चुरी।
एस्चुरी याद रखिएगा, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो मुहाना हो जाएगा। और इसे ही इंग्लिश में एस्चुरी कहते हैं। कभी कभी एस्चुरी भी लिख के आता है, तो आपको दोनों याद रखना है। मुहाना हो तो वो भी आंसर हो जाएगा, एस्चुरी है तो वो भी आंसर हो जाएगा। नदी से कोई पानी आती है, वो समुद्र में जब मिलती है तो वो खुला हुआ मुहाना जो होता है उसे ही एस्चुरी कहते हैं, याद रखिएगा। कृष्णा राज सागर बांध KRS डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो ये किस नदी पर बनाया गया है? ये कावेरी नदी पर बनाया गया है, याद रखना ये। और ये जो है मैसूर जिले में है, मैसूर जिले में है। और 1924 में बनाया गया था कृष्णराज सागर बांध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। और देखिए यहाँ पे और एक तो क्या पूछा जा रहा है कि आपका जो है ये कृष्णराज सागर बांध जो है कावेरी नदी पे है, मैं लिखना भूल गया, कावेरी नदी पे है, ये भी आपको याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी मिट्टी का बांध कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है, अलग प्रश्न है। तो ये है बानासुर सागर बांध, सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। और ये काबिनी नदी पे है। कौन सी नदी पे है? काबिनी नदी पे है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। और ये मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है, 1979 में बनाया गया था, डेट नहीं पूछा जाता है। भारत और म्यांमार के बीच जल विभाजक किसके द्वारा होता है? तो ये नागा पहाड़ियों के द्वारा होता है। भारत का जो आप देखिएगा ईस्टर्न पार्ट है, अरुणाचल वगैरह का जो पार्ट है, तो इसमें जो है नागा पहाड़ियों के बाद जो है यहाँ पे जो म्यांमार का हिस्सा है ये भारत का हिस्सा है। तो जल विभाजन होता है नागा पहाड़ियों के द्वारा, जिसको बर्मा या म्यांमार बोलते हैं, दोनों एक ही है। बर्मा पुराना नाम था, नया नाम है म्यांमार। भारत में पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए वन आवरण का अनुपात क्या होना चाहिए? तो देखिए ये पहले का था, यानी कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो थी 1952 की थी, उसके अनुसार भारत में 33.3% वन होना चाहिए। लेकिन अभी पॉल्यूशन का स्तर ज़्यादा हो गया है, तो ये और भी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन 1952 का जो पॉलिसी था उसके अनुसार 33.3% होना चाहिए। और अभी के एग्जाम में भी यही पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन का आवास है? तो ये हो जाएगा गंगा नदी। डॉल्फिन की बात करें तो भारत में जो राष्ट्रीय जलीय जीव है उसे डॉल्फिन को ही घोषित किया गया है। और ये गंगा नदी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती थी, अभी कम हो गया है। सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है, धूपगढ़ याद रखिएगा। और ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। आप इतने दूर तक आए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में मानसून की वापसी के दौरान चक्रवात आने का खतरा रहता है? तो वो कौन से दो राज्य हैं? वो हैं आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। साथ ही अगर हम इसमें बंगाल भी ऐड कर दें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उड़ीसा और बंगाल के एरिया, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में आप देखिएगा कि हमेशा ही चक्रवात आते हैं, मानसून की वापसी के दौरान हमेशा आते रहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ का उष्माक्षेपी तूफान जिसकी उत्पत्ति में होती है, तो किस में होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पे समझिए, ये जो है भूमध्य सागर का क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र को कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ का जो उष्माक्षेपी तूफान जो है ये इसी एरिया में आती है, यही आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान फेमस क्यों है? तो ये अपने बाघ के लिए फेमस है। बाघों की बहुत ज़्यादा आबादी यहाँ पे पाई जाती है। और ये 1974 में बनाया गया था। और ये नेशनल पार्क है, यानी राष्ट्रीय उद्यान है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। याद करना आसान है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू जिले में है। कहाँ पे है? कुल्लू जिले में है, याद रखिएगा। और ये जो है ना, ये 1984 में इस्टेब्लिश किया हुआ था। और ये एक नेशनल पार्क है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। फिर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सॉलिड सोल का उदाहरण है? तो सॉलिड सोल का उदाहरण कौन सा है? रंगीत रत्न, कलर्ड जेम्स जो है वो सॉलिड सोल का उदाहरण है, याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिका को परिभाषित किया गया है? तो किस में किया गया है? 243 243 में नगर पालिका को परिभाषित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नगर पालिका पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ इस बात का प्रमाण है कि पृथ्वीराज तृतीय पूरी दुनिया को जीतना चाहता था? तो कौन सा है? वो है पृथ्वीराज रासो। और ये किसने लिखा था? ये लिखा था चंद्रवरदई ने लिखा था। और ये कौन था? तो ये पृथ्वीराज का जो था दरबारी कवि था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि ये कब लिखा गया? तो ये 12वीं सदी में लिखा गया था, 12वीं सदी में। और एक पॉइंट इसमें ये भी है कि ये ब्रिज भाषा में लिखा गया था, ब्रिज भाषा में। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखना है। दरबारी कवि था, पृथ्वीराज पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, ये किस में लिखा हुआ है? पृथ्वीराज रासो में है, 12वीं सदी में लिखा गया, चंद्रवरदई ने लिखा है। और ये जो था चंद्रवरदई, वो पृथ्वीराज का दरबारी कवि था और ब्रिज भाषा में लिखा था।
देखिए क्या बोल रहा है कि नेपाल से कितने राज्य सटे हैं भारत में या सीमा साझा करते हैं, तो 5 राज्य है जो नेपाल से सटे हैं। कौन-कौन से हैं? ये भी पूछा जा सकता है। तो बिहार है, पहला कौन-सा याद रखिएगा, बिहार जो है, उसके बाद यूपी जो है आपका वो, फिर से उत्तराखंड, यूके आप बोल सकते हैं, वेस्ट बंगाल जो है, साथ ही साथ सिक्किम। कौन-कौन सा हो गया फिर से देख लीजिए, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम जो है, ये जो 5 राज्य हैं, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्वों में कौन सी विशेषता समान होती है, तो इसमें क्या होती है कि सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जो एक ही समूह के तत्व हैं उनमें सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी, इसलिए वो समान गुणधर्म दिखाते हैं। किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता संविधान द्वारा निर्धारित की गई है, तो देखिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, सही बात है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, ये भी सही बात है। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है, ये भी याद रखिएगा। वह उस राज्य से ताल्लुक नहीं रखता हो जहाँ पर उसकी नियुक्ति की जानी है, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 कि वह नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। राष्ट्रपति का भी पूछेगा तो वो भी याद रखिएगा 30 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है, याद रखिएगा। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है। और प्रधानमंत्री के लिए मिनिमम 25 वर्ष है, क्योंकि वो लोकसभा का सदस्य हो तो बच सकता है, ये भी पूछा जाता है। सबसे अधिक शिक्षित मध्यकालीन मुस्लिम शासक जो खगोलीय विज्ञान, गणित और चिकित्सा सहित विभिन्न शाखाओं में पारंगत था, तो वो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। ये बहुत ही ज्ञानी था, लेकिन इसने कुछ अजीबोगरीब फैसले किए थे, जिसके कारण जो है इसे मानसिक रूप से विकृत भी माना जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सांकेतिक सिक्का का ये किया था, सांकेतिक सिक्का चलाया था, सांकेतिक सिक्का, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा में पारंगत था। नहरों की प्रणाली की शुरुआत किया, जजिया कर लगाया, सांकेतिक सिक्का चलाया, इस तरह से बहुत सारे अच्छे अच्छे काम भी किए थे इसने। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होगा, ये होता है 4 जुलाई को, और इसे कहा जाता है अपहेलियन। अपहेलियन में पृथ्वी जो है सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पे होता है 4 जुलाई के दिन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछ रहा है। कृत्रिम बादल बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा रसायन उपयोग में आता है, तो सही जवाब हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग होता है ये ड्राई आइस बनाने में, ठीक है, ड्राई आइस के रूप में भी यूज होता है और इसी की मदद से ये बनाया जाता है। तो इसे याद रखिएगा, कृत्रिम बादल बनाने में सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आपको बाएं तरफ ये जो प्ले लिस्ट दिख रहा है इसमें जाके आप देख सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।